तो आज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 का ये पहला प्रॉब्लम 3.1 क्या बोला है? स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। किसी बैटरी से, यह है वो बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 0.4 ओम। हमसे पूछ रहे हैं इस बैटरी से हम कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं। तो यदि इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस हम कोई कंडक्टर लगा दें, कोई आइडियल कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। तब हम बोलेंगे कि ये सेल या ये बैटरी हो गई शॉर्ट सर्किटेड, और किसी शॉर्ट सर्किटेड सेल से ही हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, या जब कोई बैटरी शॉर्ट सर्किटेड होती है तब उससे मैक्सिमम करंट हमको मिलता है। तो ये कंडीशन है, और शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का 0 हो जाना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है किसी डिस्चार्जिंग सेल के लिए? जैसे यहाँ कैपिटल आर लगा होता, तो करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है डिस्चार्जिंग करंट का फॉर्मूला। और इसमें यदि आर सेट कर देंगे 0 तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, और कितना होगा वो? ई बाय आर। तो एक प्रॉपर्टी है, इसको रट लेना चाहिए कि किसी बैटरी से मिलने वाला मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, वो होगा ई अपॉन स्मॉल आर। और कब मिलेगा ये? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो या फिर वो बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है हमको? 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4। इसको सॉल्व कर देना है 120 अपॉन 4, तो वो हो जाएगा 30 एम्पियर। मतलब मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी इज 30 एम्पियर। कब? व्हेन द सेल और बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड, इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। अब और क्या पूछा हुआ है? यही पूछा था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन 3.2 क्या बोला है? बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ये हो गई वो बैटरी 10 वोल्ट और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये 10 वोल्ट उस बैटरी का क्या दे रखा है? ईएमएफ। आगे क्या बोल रहे हैं? द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed। तो हमने यहां लगा रखा होगा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वो बैटरी, उसका ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और बोला हुआ है सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और कितना करंट बोला हुआ है? 0.5 एम्पियर। ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। हमको चाहिए इस कैपिटल आर की वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लगा देंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस लूप के लिए। यहां से चलना शुरू करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या होगा? राइज इन पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज। फिर आगे जाएंगे तो ये एनकाउंटर करेंगे कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना होगा? 0.5, और ड्रॉप आएगा, वोल्टेज का ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें कितना करंट? इसमें भी 0.5 करंट, वैल्यू है इसका 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो माइनस 0.5 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 0। तो ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, और इस इक्वेशन से भी सॉल्विंग की जा सकती है। तो केवीएल लगाकर सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो इसको ले जाते हैं हम ट्रांसपोज करके आरएचएस में 0.5 आर, और इधर क्या बचता है? 10 माइनस 1.5 दैट इज 8.5। तो यहां से वो आर कैलकुलेट हो जाएगा 8.5 अपॉन 0.5, 0.5 को 1/2 लिख लें, रेसिप्रोकेट होकर इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड वी गेट 17 ओम, एंड सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑफ 17 ओम। नेक्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो दो तरीके हैं। आपको पता होगा जब कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तब टर्मिनल वोल्टेज होता है ई माइनस आई आर, या तो ये तरीका है उसको निकालने का। ईएमएफ कितना है? 10, करंट कितना है? 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3,
10 माइनस 1.5, दिस गिव्स 8.5 वोल्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है, यूं सोचें कि टर्मिनल वोल्टेज मतलब, क्योंकि केवल एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो कुछ मिलेगा, इसके एंड्स पर जो कुछ हमको मिलेगा उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें करंट है 0.5, खुद इसकी वैल्यू है 17 और V होगा IR। तो इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। यानी सेकंड पार्ट का आंसर आप इसके भूल जाने पर क्या बोल सकते हैं, IR, करंट इज 0.5, रेजिस्टेंस इज 17, दिस गिव्स 8.5 वोल्ट। और आप ध्यान से सोचेंगे तो यही काम हम एक्चुअली यहां भी कर रहे हैं। तो किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 ओम एंड 8.5 वोल्ट आर द आंसर्स। तो यह है 3.2। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3.3। 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो आपको पता है, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज इज सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, R1 प्लस R2 प्लस R3। और रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में होंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, वो फॉर्मूला लगता है। और सीरीज में इक्विवेलेंट आता है लार्जर देन लार्जेस्ट। ये सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो यहां बोला है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है। कॉम्बिनेशन का टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ऐड दीज 3, 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 3 इज 6। तो ये आंसर हो जाएगा। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के ये 3 रेजिस्टर्स, इनके अक्रॉस कनेक्टेड है एक बैटरी जिसका EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल है। तो यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ऐसा सेल या ऐसी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, मतलब नियरली जीरो हो, उसको कहते हैं आइडियल सेल या आइडियल बैटरी। तो आपको ये टर्म सुनाई देंगी, आइडियल सेल या आइडियल बैटरी। कभी आपको सुनाई देगा स्टैंडर्ड सेल। तो इन दोनों में फर्क है। आइडियल सेल या बैटरी का मतलब है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ये प्रिसाइजली नोन हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। तो यहाँ जो दिया हुआ है हमको, ये बैटरी जो दी हुई है 12 वोल्ट की, ये है आइडियल। तो यहाँ आइडियल भी बोला जा सकता था। तो हमको करना क्या है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमको बताना है ड्रॉप। तो सीरीज की ये प्रॉपर्टी है। सीरीज की प्रॉपर्टी है कि करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिवाइड्स। ये 12 वोल्ट जो बाहर से लगाया है, सर्किट क्लोज करने पर करंट इस तरह फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड ईच ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस विल कैरी द सेम करंट। जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, सभी में से होता हुआ नेगेटिव से अंदर चला जाएगा। तो करंट इज सेम, करंट तो सेम रहेगा, पर आप देखें ड्रॉप अलग अलग आएगा। इधर कितना ड्रॉप आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ V1 आया मान लो ड्रॉप, यहाँ V2 और यहाँ V3। तो ये हमको V1, V2, V3 की वैल्यूज बतानी है। तो ऐसा सवाल यदि आता है तो क्या करना, तो करना सिर्फ आपको यह है, पार्ट बी में करना यह है कि आप इसका करंट निकाल देना सर्किट का, है ना। मन ही मन में सोचना कि जैसे इन तीनों का मिलकर हमने एक बना दिया है, कितने का, 6 ओम का, और बैटरी कितने की लगी है, 12 वोल्ट की। तो करंट कितना ड्रॉ होगा बैटरी से, तो वो होगा V बाई आर, मतलब ही 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करवा देना। तो इसमें करंट कितना होगा, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1, यानी यहां ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट। या आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसमें कितना करंट, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। इसमें 2, तो ये 6। इस तरह आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाई
तो वोल्टेज डिवाइड हो गया। V1 is 2 volt, V2 is 6 volt and V3 is 6 volt. 2, 4 and 6. तो आप एक बात और ध्यान दे सकते हैं, एक बात और ध्यान दें आप कि V is equals to IR में यदि बात हो रही है सीरीज की तो I सेम और I सेम तो V proportional to R, मतलब वोल्टेज डिवाइड्स and it divides in the direct proportion of resistances. रेजिस्टेंसेस का रेशो कितना है 1:2:3, तो वोल्टेज भी इसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके 6 पार्ट करो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस के लिए, प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़े काम की होती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। नाउ दिस इज 3.4। क्या बोला हुआ है? 3 resistors 2, 4 and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? तो सबसे पहले तो यही करते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं और इन 3 रेजिस्टर्स को इस तरह से पैरेलल में कंबाइन किया है। ऐसे ये 3 रेजिस्टर्स हैं। क्या वैल्यूज इनकी? 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ऐसे 3 रेजिस्टर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ऐसे 3 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कंबाइन किए हुए हैं। हमको बताना क्या है? टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पार्ट ए में। तो क्या करेंगे? एक तरीका ये है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, मतलब पहले रेजिस्टर की वैल्यू, दूसरा रेजिस्टेंस 4 है, तीसरा रेजिस्टेंस है 5। अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 20। 2 से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 10, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो टोटल में कितना हो गया? 19। 19/20 is 1/R equivalent and hence R equivalent is इसका रेसिप्रोकल, यानी कितना? 20/19 ओम। दिस इज द आंसर। एक तरीका तो ये है, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो भले ही आप बोर्ड एग्जाम में मत लगाना, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उससे काम चला सकते हो। और वो क्यों बता रहे हैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड? क्योंकि इस वाले सवाल में तो ये वैल्यूज छोटी थी और आराम से एलसीएम निकल आया, और मैं आपके साथ था तो आपने इसको रेसिप्रोकेट भी कर दिया। पर जल्दबाजी में कई बार ये हो सकता है कि आप यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, भले ये वैल्यूज आसान है, एलसीएम भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, पर इसको आप रेसिप्रोकेट करना भूल जाएंगे, और कहीं वो उसमें ऑप्शंस में हुआ तो जल्दबाजी में हो सकता है आप इसी को करेक्ट मानकर टिक कर दें, तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ये आपको एक मैं तरीका सिखा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करो, जरूरी नहीं है, पर एक अच्छा तरीका है। आप इसको लिख सकते हो, इसको याद रख सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। 2p4 p5, ये एक्चुअली हमने किया है अपने लिए कोडिंग, कोड वर्ड्स में हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया है वो आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि 2 ओम का एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है 4 ओम के साथ, और पैरेलल में कनेक्टेड है 5 ओम के साथ, मतलब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब 2 रेजिस्टर्स के लिए, 2 यदि रेजिस्टर्स हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला ये याद रखना चाहिए, आर इक्विवेलेंट के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम। इससे आपको मदद मिलती है, जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है सवाल का। प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 यदि पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में, तो करें क्या? इन दोनों की ग्रुपिंग करके पहले कुछ निकाल लें आंसर। 2 और 4 यदि पैरेलल में है तो यही लगाएंगे, 8/6, ये इनका इक्विवेलेंट हो गया। फिर एक जो आया वो 5 के साथ पैरेलल में, अगेन विल डू दिस प्रोडक्ट अपॉन सम। तो फाइनली आप कहां पहुंच जाएंगे? 8/6 इंटू 5 अपॉन 8/6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? नीचे ये एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 38, और ऊपर 40, तो ये 6 कहाँ गया? तो इधर जो एलसीएम वाला 6 था वो इस 6 से कैंसिल हो गया। 40/38 मतलब ही कितना हो गया वो? 20/19। अभी जैसे मुझसे गलती हो रही थी, मैं इससे कंपेयर करके सोच रहा था कि गलत आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये मेथड यदि आप लगाओगे तो आपको इसको रेसिप्रोकेट भी नहीं करना है, बस कैंसिल करोगे आप, 20/19 लिख लोगे तो यू विल कम टू द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं।
आगे पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? पार्ट बी में, पार्ट ए में तो सर्किट नहीं बनाते तो भी चल जाता, पर इसमें आप सर्किट बना लेंगे तो अच्छा होगा। क्या बोल रहे हैं? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, यहां लगा देते हैं 20 वोल्ट की बैटरी, एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वही नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये आइडियल बैटरी है, कितने की? 20 वोल्ट की। डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो सर्किट है हमारा क्लोज्ड, ऐसा है सर्किट, हमको हर एक में करंट फाइंड आउट करना है। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द ईच कैपेसिटर एंड इज इक्वल टू दैट ऑफ सोर्स। मतलब सोर्स यदि 20 वोल्ट का है तो हर एक को 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, वोल्टेज 20 वोल्ट दे दो हर एक को। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट वोल्टेज, रेजिस्टेंस है 2, तो करंट कितना होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। 20/2 यानी 10 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होगा। I1 इज 10 एम्पियर। इसमें से कितना जाएगा? I2, यू कैन फाइंड आउट I2, 20/4 दैट इज 5 एम्पियर, ये इससे पास होगा। और इसमें कितना फ्लो होगा? 20/5 यानी यहां होगा ये 4 एम्पियर। दिस इज वैल्यू ऑफ I3। अब बैटरी से कितना ड्रॉ हुआ है ये भी हमसे पूछा है, तो मान लो कि बैटरी से ड्रॉ हुआ है I, वो करंट I पॉजिटिव टर्मिनल से यहां तक आएगा इस जंक्शन तक, और फिर वो डिवाइड हो गया I1 I2 I3 में, और वापस कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर I ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला गया। अब आपने पढ़ा हुआ है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, तो यहां इस जंक्शन के लिए किरचॉफ का करंट लॉ लगा देते हैं। I इज इक्वल टू कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर देंगे तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या सेल निकल आएगा। यू हैव टू ऐड दीज थ्री, 10 और 5 15 और 4 19, 19 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और इसलिए ये इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3.5, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यह है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आपसे पूछें कि कितना होगा रूम टेम्परेचर, तो क्या करेंगे? 273 इज एडेड टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। तो हमसे बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 100 ओम। हीटिंग एलिमेंट मतलब जैसे गीजर, टोस्टर या प्रेस में जो एलिमेंट, जो कॉइल यूज होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की, उसको कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो इस टेम्परेचर को हम सपोज कर लेते हैं T1, वो है 27 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस है R1 मान लेते हैं उसे, वो है 100 ओम। आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ऐसा उसका रेजिस्टेंस जो है वो 117 ओम हो गया, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया होगा। मेटल्स और मेटेलिक अलॉयज के लिए क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस लीनियरली वेरी करता है। 500 डिग्री सेल्सियस तक लीनियर रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उस हीटिंग एलिमेंट का। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर वो है 100 ओम, और 117 वो हो गया होगा किसी हायर टेम्परेचर पर। आगे बोल रहे हैं गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.70 इंटू 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस -1। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो इस हीटिंग एलिमेंट के लिए दे रखा है 1.70 टाइम्स 10 रेज्ड टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस -1 भी उसको लिख सकते हैं। ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या क्या बातें इसमें अपने आप दिमाग में चलनी चाहिए
कि ये हीटिंग एलिमेंट होता है नाइक्रोम का, ये होता है नाइक्रोम का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये याद रखें, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी इसकी हाई होती है, इसीलिए तो इसको यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई, रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट में इसको यूज करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मेटल्स और मेटेलिक अलॉयज के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इनमें रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहां लिखकर समझाता हूं। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको देखा हुआ सा लग रहा होगा, ये बिल्कुल चार्ल्स लॉ जैसा है, आपने 11th में हीट थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ उस जैसा फॉर्मूला है। अब R1 क्या है, यह है कोई रेफरेंस रेजिस्टेंस, और T1 कोई रेफरेंस टेम्परेचर। जैसे यहां पर जैसे बोला था कि 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस था 100 ओम, तो R1 और T1 ये दोनों रेफरेंस हो गए। पहले इनिशियली टेम्परेचर था 27 और रेजिस्टेंस था 100 ओम, और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस हो गया R2। और इस इक्वेशन की सूरत बता रही है कि लीनियर रिलेशनशिप है। हमको बताना क्या है, हमको बताना है, क्या बोला था हमसे, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। ये T2 ही हमको फाइंड आउट करना है, बस वैल्यू इसमें प्लग करनी है, सॉल्व कर देना है। पर अच्छा होगा यदि आप इसको पहले ऐसे लिख लें, R2 इस R1 का अंदर मल्टीप्लाई करें और इसको LHS में ले जाएं R1 को, तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस T1। हमको चाहिए T2, तो आगे इसको ऐसा लिख लें, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1, ऐसा लिख लें। और चाहिए क्या है, चाहिए T2, तो फाइनली T2 ऐसा लिख लिया जाए, T2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1 प्लस T1, ऐसा बना लें तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहीं पर आप वैल्यूज डालकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो पहले उसे अब्स्ट्रैक्ट कर लें उस क्वांटिटी को जिसको फाइंड आउट करना है। अब सिर्फ वैल्यूज ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब रेजिस्टेंसेस ओम में दिए हुए हैं, तो घटाएंगे ओम की क्वांटिटी को ओम, दूसरी ओम की क्वांटिटी में ओम ही तो आएगा, और यहां पर भी ओम आएगा, वो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अल्फा होता है पर डिग्री सेल्सियस, मतलब ही 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, रेसिप्रोकेट होगी पूरी चीज आएगी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में है, तो फाइनल टेम्परेचर विल कम आउट इन डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान, तो ज्यादा आप सोचना नहीं है। R2 कितना 117, R1 है 100 अपॉन अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। दिखने में ये थोड़ा डरावना सा है, कैलकुलेशन पर बहुत आसान है, अभी आप देखेंगे इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसा सब कुछ होगा, फिर से चेक कर लेते हैं। R2 117, R1 100, अल्फा ये है 1.7। अब जीरो लगाना कोई जरूरी नहीं होता है, 1.7 लिखो तो भी काम चल जाता है। 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴ इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस T1 विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है। यदि T1 केल्विन में होता तो ये T2 केल्विन में आ जाता, बस इतना सा है। और यहां पर भी ये जो है ये इसी तरह का होता, क्योंकि आपको मालूम है चेंज इन डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन के बराबर होता है, तो अल्फा की वैल्यू यही होती पर केल्विन भी। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा 17, एज बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है, और इसको 17 बनाना है तो क्या करें, तो नीचे आएगा इसके 10, ये 10 इससे कैंसिल कर देते हैं, एक 10 बचेगा, और ये बन जाएगा 10⁻⁻3, इसको ऊपर ले जाते हैं 10⁻3, सब पूरी कहानी खत्म। ये 17 कैंसिल आउट, ये कितना 1000, और इसमें आप 27 ऐड कर रहे हो, ऑब्वियसली आवर आंसर वुड बी 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इजीली सॉल्व हो गया। अभी तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए भले इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है आपको, ज्यादा सोचना नहीं है। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ चीजें,
इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे, हीटिंग एलिमेंट किसका होता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। एग्जाम में सवाल आएगा सीधे हमको ये रटा होना चाहिए। और ये मेटल्स के लिए ही इक्वेशन वैलिड होती है, मेटल्स और अलॉयज के लिए, सबके लिए नहीं लगाते हैं। मेटल्स में ही इस तरह का वेरिएशन आता है ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो अगला क्वेश्चन करेंगे 3.6। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ऐसा दिमाग में रखते हुए उनको छोड़ नहीं देना है। आसान होते हैं तो जल्दी से कर लेना है। तो क्या है क्वेश्चन 3.6? A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 times 10 raised to the power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? हमसे बेसिकली पूछा है रेजिस्टिविटी, क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। उस वायर की लेंथ है 15 मीटर, एसआई यूनिट्स में, मतलब क्रॉस सेक्शन दे रखा है उस वायर का। वायर्स होते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप, तो क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर, और वो दे रखा है 6.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। 6.0 का मतलब आप समझते होंगे, 6 और 6.0 में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? 6.0 ज्यादा एग्जैक्ट होता है। तो इस जीरो की इंपॉर्टेंस है, भले ही कैलकुलेशन में नहीं है, पर 6 और 6.0 में फर्क होता है। 6.0 इज मोर एक्यूरेट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। तो रेजिस्टेंस है 5 ओम। हमको बताना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो जिस भी मटेरियल का वायर बना हुआ है उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद आना चाहिए, R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। बस इसमें से आपको रो को अब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, ये हो जाएगा RA बाई एल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस है 5 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 7, और लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ इज गिवन टू बी 15। तो ये 5 से 3 बार कैंसिल और ये 3 से 2 बार कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। पर आंसर ये लिखकर नहीं छोड़ देना है, ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, इसमें यूनिट जरूर मेंशन करनी है। तो रो की यूनिट क्या होगी? याद है आपको, वैसे तो मालूम होगा आपको, RA बाई एल। तो रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, 1 मीटर कैंसिल होके ओम इंटू मीटर। तो ऐसा लिखा हुआ अभी दिख सकता है, ओम इंटू मीटर। सिंबॉलिकली नहीं लिखा हो तो ऐसा लिखा होगा, ओम इंटू मीटर। तो ये उस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.7, फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। एक सिल्वर की वायर है और ऐसा बोला है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पर उस सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस है 2.1 ओम। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसी वायर का रेजिस्टेंस है 2.7 होना ही चाहिए। सिल्वर जो है वो मेटल है, और मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर राइज के साथ इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। लेट अस कॉल इट T1। ये हो गया T1 और ये हो गया R1। ये रेफरेंस बना लिया। ये है फाइनल टेम्परेचर और ये है फाइनल रेजिस्टेंस। तो T1 T2 R1 R2 दे रखे। बताना क्या है हमको? डिटरमिन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। मतलब क्या फाइंड करना है हमको? अल्फा। तो अल्फा फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो बाद में आपको अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा, अदरवाइज इससे निकाल लेंगे। तो क्या लिखें इसे? R2 माइनस R1 इक्वल्स टू
R1 अल्फा T2 माइनस T1, ऐसा होगा। तो अल्फा कितना हो गया, R2 माइनस R1 अपॉन क्या होगा, R1 इंटू T2 माइनस T1। ये अल्फा का फॉर्मूला है। और अल्फा आपने डिफाइन भी किया होगा। अल्फा को यूं याद रख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये अल्फा का फॉर्मूला एक्चुअली, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये अल्फा का फॉर्मूला। अब इसमें में से यूनिट का पता लगता है। डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होगी, ओम। नीचे यह है रेजिस्टेंस, वो भी ओम में होगा। ये किस में होगा, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में। अब ओम तो कैंसल आउट हो गया, डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस -1। ये अल्फा की यूनिट होगी यदि टेम्परेचर्स मेजर किए होंगे डिग्री सेल्सियस में। तो बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अल्फा के लिए इसको सॉल्व कर देना है। व्हाट इज R2, व्हाट इज R2, 2.7, 2.7। R1 is 2.1, 2.1 upon R1 is again 2.1. Final temperature is 100 minus 27.5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं अब इसमें क्या आया, ये 0.6, नीचे 2.1 और 100 में से 27.5 घटाना है। 25 घटाए होते तो 75 होता और 2.5 और कम कर दें 75 में से तो 72.5 हो जाएगा। 72.5 ऐसे भी कर सकते हैं, पर अब मुझे कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। आप भले ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। आप कोशिश करें इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने की, पर मुझे जल्दी आंसर चाहिए। मुझे आपको फिजिक्स पढ़ानी है, कैलकुलेशन नहीं पढ़ाना है। तो ये आ गया 3.9 इंटू 10⁻³ यस 3 यहाँ लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर। अल्फा आया है 3.94 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 3.8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.8 क्या बोला है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to a 230 volt supply draws an initial current 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। तो इनिशियली हमसे क्या बोला है, 230 वोल्ट की है सप्लाई, मतलब वोल्टेज जो इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस लगाया गया है वो है 230 वोल्ट का और इनिशियल करंट है 3.2 एम्पियर। मतलब हमको वोल्टेज और करंट दे रखे हैं इनिशियली। इसका मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है इन अदर वर्ड्स, क्योंकि वोल्टेज और करंट दिए यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा V बाई आई। इसको R1 बोल देते हैं। वोल्टेज है कितना 230 और करंट है करस्पॉन्डिंग I1 इज 3.2। तो ये होगा रेजिस्टेंस ओम में। वोल्टेज क्योंकि वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, तो रेजिस्टेंस होगा ओम में इनिशियली। फिर क्या बोल रहे हैं कि यही करंट 3.2 था और फिर स्टेडी वैल्यू 2.8 पर आ गया, 2.8 एम्पियर पर आ गया। हमसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली जो हम ले रहे हैं इस समय टेम्परेचर हमको रिगार्ड करना पड़ेगा 27 डिग्री सेल्सियस विच वाज रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियली वो वायर भी रूम टेम्परेचर पर ही होगा, 27 डिग्री सेल्सियस पर होगा। 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से 3.2 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होने लगा। आगे बोल क्या रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो बोला क्या है कि 2.8 हो गया, बाद में जाकर करंट 2.8 हो गया, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, यानी ये हुआ है फाइनली।
ये हुआ है फाइनली, यानी रेजिस्टेंस हो कितना गया, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज तो उतना ही रहा, करंट जरूर बदल गया है, और करंट कितना हो गया है 2.8 ओम, वोल्टेज अभी भी उतना ही रहा 230, और करंट यदि कम हो गया यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया होगा, स्टेडी स्टेट तक आने तक कुछ टेम्परेचर बदल गया होगा, और वही टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है। इस तरह इन गिवन वैल्यूज को हम लिख लेंगे। पहले फिर से मैं एक बार समझाता हूं आपको। एक हीटिंग एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस पर, और उस एलिमेंट के अक्रॉस 230 वोल्ट लगाने पर 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। इन अदर वर्ड्स 27 डिग्री सेल्सियस पर उस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस है 230 अपॉन 3.2 ओम। ये पहले की कहानी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद करंट 2.8 हो गया, 2.8 हो गया, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई की प्रॉपर्टी है, तो 230 वोल्ट ही रहा, करंट हो गया 2.8, यानी रेजिस्टेंस बदल गया, कुछ बढ़ गया। जब करंट कितना हो गया 2.8, अब रेजिस्टेंस यदि बढ़ा है, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, तो वो नया टेम्परेचर T2 हमको फाइंड आउट करना है। ये है बेसिकली कहानी, ये आपको इससे समझ में आनी चाहिए। और अब बाकी काम करना है फॉर्मूला को। तो हम जानते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ T2। तो इसको लिख लें R2 माइनस R1 इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा हमको, R1 अल्फा T2 माइनस T1, ऐसा होगा। अब इसमें पहले इसको ट्रांसपोज कर लें, R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1, ऐसा लिख लें तो आएगा T2 माइनस T1, और T1 को ले जाएं LHS में, तो ये आ गया T2। अब यहां पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी सॉल्विंग करना पड़ेगी। तो T2 फाइंड आउट कर रहे हैं इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से। R2 कितना है, R2 इज 10, तो सावधानी से लिखें वैल्यूज को, 230 अपॉन 2.8, दिस इज R2, R1 इज 10, 230 अपॉन 3.2, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अल्फा आएगा। अल्फा हमको ये दिया हुआ है, अल्फा ये दिया है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा। फिर यहां आएगा R1, R1 इज दिस, सावधानी से लिखेंगे 230 अपॉन 3.2, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत सावधानी के साथ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। और इस सब में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, थोड़ा सा इसको सुधार देता हूं मैं, पहले ये हटाना पड़ेगा मुझे लाइन। तो क्या करना है, इसमें T1 को ऐड करना है। तो T1 कितना है, पहले वाला टेम्परेचर ये है 27, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सुधार लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर आएगा एलसीएम, पहले तो ये करेंगे, ये 230 कॉमन लें, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काम सबसे पहला करें, ये कैंसिल, इसका कोई काम नहीं। अब ऊपर एलसीएम आएगा, एलसीएम आने में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2.8 इंटू 3.2, 2.8 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 आएगा, 3.2 से करेंगे 2.8 आएगा, यानी 3.2 माइनस 2.8, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2.8 इंटू 3.2। ये अभी मैंने ये सॉल्व किया है सिर्फ, और ऑलरेडी क्या है डिनोमिनेटर में, ये है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये है, और 1 अपॉन ये है 3.2, तो ये 3.2 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ये 3.2 और ये 3.2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें ऐड होगा 27, ये ना भूल जाएं। तो अब थोड़ा आसान सा हो गया है कैलकुलेशन, यहां लिखते हैं T2, तो T2 इक्वल्स
28 और यह है 32, यानी 0.4 बचेगा ऊपर, 0.4। और नीचे क्या है, नीचे है 2.8, 1.7 ये है, और 10 टू दी पावर 4 आप चाहें तो ऊपर ले जाएं, 10 टू दी पावर 4 प्लस 27। तो थोड़ा आसान हो गया, और थोड़ा आसान करना है चाहते हैं आप तो एक काम कर सकते हैं, ये 0.4 है तो 0.4/10 करके इसको लिख लें 1000, यानी ये हो जाएगा 4000। 4000 अपॉन 2.8 इंटू 1.7 प्लस 27। तो बहुत तो सिंप्लीफाई हो गया है, पर अब मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूं। 4000 को डिवाइड करना है, 4000 डिवाइडेड बाय 2.8 डिवाइडेड बाय 1.7, तो ये आ गया 840। ये आ गया 840। एक बार और चेक कर लें, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। तो 4000 डिवाइडेड बाय 2.8 इक्वल्स टू 1428, और इसको डिवाइड करना है 1.7 से, तो 840 ही आ रहा है। और ये 840.33, यानी 3 4 कर देते हैं इसको, और इसमें ऐड करना पड़ेगा 27, यानी 0.34। ये हुआ 7 6 8, 867.34। तो ये होगा T2 फाइनल टेम्परेचर, ये हमारा आंसर है 867.34 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.9, और ये क्वेश्चन है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसे हमें सॉल्व करना होता है किरचॉफ लॉज से। कोई शॉर्ट फॉर्मूला इसका नहीं है, किरचॉफ लॉज से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस नेटवर्क पे ध्यान दें, तो आप देख रहे हैं ये 5 रेजिस्टर्स तो ये हैं, एक ये रेजिस्टर है 6, और ये एक सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का। अब यदि ये बैलेंस ब्रिज होता, आपको पता है ये ब्रांच है या ये आर्म है गैल्वेनोमीटर वाली, और ये डायगोनल इसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। तो यदि ये बैलेंस ब्रिज होता तो क्या होता है, इसका और इसका रेशियो यानी P/Q ये होता R/S के बराबर, और इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। पर यहाँ आप देख रहे हैं रेशियो क्या है, P/Q क्या है 2, 10/5 2, ये 5/10 मतलब 1/2, यानी वो रेशियो ही बराबर नहीं है, यानी ये क्या है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस ब्रांच में से भी करंट फ्लो होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूं और अच्छे से आपको वो दिखाई दे। एक बार वो मेथड समझ में आ गई तो फिर आगे कभी ये क्वेश्चन आने पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो 5 रेजिस्टर्स, वैल्यूज क्या क्या हैं, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और फिर ये एक और रेजिस्टर लगा है, हो सकता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो इस बैटरी का। बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, और ऐसा है वो हमारा गिवन सर्किट। हमको चाहिए क्या है, हर ब्रांच का करंट। इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले, ए बी सी डी, और इसको बोल देते हैं ई, और ये हो गया एफ। ये नेमिंग हो गई। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले करंट्स का डिवीजन करेंगे। वैसे तो यहाँ एरो लगे हैं, मुझे मालूम नहीं है किताब में भी है कि नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि इसमें एरोज वेरोज कुछ नहीं लगे हैं करंट्स के। हम क्या करेंगे, इधर से करंट लेकर आएंगे बैटरी से। बैटरी से मान लो करंट ड्रॉ हुआ Z, ऐसा मान लेते हैं कि Z करंट ड्रॉ हुआ उस बैटरी से, ये है वो Z ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी। और ये Z जब यहां आएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसमें गया X, इसमें गया Y। अब जब इस सर्किट को यहां से देखते हैं हम, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से यदि उस सर्किट को देखें, है ना, सर्किट को यदि इधर से देखते हैं
तो देखिए आप यूं हो रहा है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और वाई वैल्यूज क्या है 10 और 5। और इस तरफ से यदि देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि यदि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जेड करंट आया था तो वापस भी जेड ही होगा, वापस भी जेड ही होगा। और यहाँ दो ही ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो इस तरफ से यदि देखेंगे तो सिमेट्री कहती है कि यहां से जेड आया हुआ यदि एक्स और वाई में यूं डिवाइड हुआ है तो इधर भी एक्स और वाई ही होंगे जो मिलकर जेड बन गए हैं। और आएंगे कितने कितने करंट, तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। ऐसे ये एक्स और वाई होकर मिलकर जेड बन के वो इधर चला गया है। तो ये होंगी करंट्स की डायरेक्शन। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये जो हमारा सपोजिशन है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। अब इधर से कितना करंट आया एक्स, उसमें से कितना इधर चला गया वाई, इसमें कितना जाएगा एक्स माइनस वाई। अब यहां से आया एक्स माइनस वाई, ये वाई एडअप होके कितना मिलना चाहिए एक्स, तो उतना ही मिल रहा है। तो इस तरह हमने करंट सब निकाल लिए। और जब ये करंट्स आ जाएंगे उसके बाद लूप रूल लगा देंगे इसके लिए, ए बी डी ए बी डी ए, इसकी बात करेंगे। ए बी डी ए, इसमें लगाएंगे केवीएल। तो यहां से चलें, क्या आएगा ड्रॉप, मतलब -10x, फिर इधर ड्रॉप -5 इंटू क्या है x माइनस वाई, और फिर इधर राइज +5y इक्वल्स टू 0। ये लगाना आपको आती होगी, बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, पेन ड्राइव में भी बहुत सारे हैं, आप उनको देखो। केवीएल केसीएल बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान, जल्दी जल्दी उसको लिखा जा सकता है, बस हैबिट की बात है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो -10x -5x, फिर क्या आएगा +5y, ऑलरेडी यहाँ 5y है, मिलकर 10y हुआ इक्वल्स टू 0। और ये दोनों मिलकर हो गए 15, यानी -15x +10y इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो एक काम तो ये हो गया। अब आप ऐसा मत करना कि ये वाला ले लें, ये राइट हैंड साइड का जो ट्रायंगल ले लें, ऐसा मत करना, क्योंकि उससे भी इक्वेशन यही आएगी। अब इस बात को आगे तक के लिए याद रखना है कि हम ये लेंगे ट्रायंगल या ये वाला लेंगे, पर अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको यूं जाना पड़ेगा, बाहर बाहर, आप देख रहे हैं यूं। इस लूप के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब मैंने चुना अब दूसरा लूप। इंक चेंज कर देता हूं मैं, अब ले लेता हूं मैं ये कलर। अब ए से शुरू करेंगे, ये हमने रास्ता तय किया, ए बी सी, फिर ई एफ ए, सी ई एफ और वापस ए। देख लो आप रास्ता ये है। इक्वेशन क्या होगी, अब इधर चलें तो ये क्या होगा -10x ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, फिर इधर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। अभी z की चिंता मत करना, z अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसे गए तो -10x -5y, यूं जा रहे हैं तो अब ये बैटरी एनकाउंटर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +10, फिर आगे बढ़े तो इसमें भी तो करंट है, कितना है Z, तो -10Z, और फिर आ गए हम A पर, तो इज इक्वल्स टू 0 कर दें। अब ये Z परेशान करेगा, लीनियर इक्वेशन तो बनी पर इसमें तो 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो Z का निपटारा कैसे हो सकता है, तो हम जानते हैं बट फ्रॉम KCL, किरचॉफ के करंट लॉ से यहां लगा दें तो Z is x plus y, and so we can substitute here x plus y। तो फिर लिखना शुरू करें -10x -5y +10, और फिर ये -10 इंटू ये करेंगे तो -10x -10y। एम आई राइट? हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो आप सुधार लिया करो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं कोई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा हूं। मेरी योग्यता से आपका कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी हैबिट होना चाहिए। -20x, फिर ये 10 और ये 15y हो गए, और ये है +10, ये उधर जाएगा तो ये -10 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन 2। इंस्टेड आप ये करो कि ये जो इक्वेशन आई थी ना 1, तो इसको आप 1 ना बोलकर पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो
ये कोएफिशिएंट जो है वो छोटे हो जाएंगे, अच्छा होगा। -3x + 2y = 0 से कॉल इट 1। ये है हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह इसमें भी करो तो -4x 5 से डिवाइड करने पर -3y = -2 और ये है हमारी इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब 1 में से y की या x की किसी की भी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब इसको क्या कहते हैं, आप लोअर क्लासेस में इसको कहा था हमने एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, वो कर रहे हैं। तो बस वो काम करना है। तो फ्रॉम 1 यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन से 2y = 3x लिख सकते हैं। 2y = 3x और इसलिए y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 3x/2 और ये y = 3x/2 यहाँ सब्सटीट्यूशन करना है। तो क्या है वो, -4x फिर -3y, ये y की वैल्यू डाल दी यहाँ, = -2। इस माइनस का भी काम खत्म कर देते हैं, ऐसा हो गया। तो ये कितना होगा, 8 + 9, तो ये 17x हो गया एलसीएम लेने पर, है ना। 8 और 9, 9 और 8 17, 17x। 2 आएगा नीचे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x। पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमारी जो x की सपोज्ड डायरेक्शन थी वो सही है। x कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4/17। तो एक आंसर तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी होगा 4/17। तो ये करंट्स निकल गए। फिर y चाहिए, तो y तो ये तैयार है, y = कितना है, 3x/2, तो 3/2 और x कितना आया, 4/17। अब कैंसिल वैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 6/17, 6/17 एम्पियर। ये आ गया y का वैल्यू 6/17 एम्पियर। और ये दोनों आ गए हैं, तो z कितना है, z इज x + y। तो 6/17, 4/17 ऐड करें तो 10/17 हो गया ये। तो हमको हर आंसर मिल गया। अब हर ब्रांच का करंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ब्रिज कहलाता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब ये सवाल यदि परीक्षा में आया तो आपको क्या याद रखना है, ऐसा ना करें कि ये वाला ट्रायंगल लिया, ये ले लिया, एक ही इक्वेशन मिलेगी, फिर आपको हताशा होगी। और इसलिए थोड़ा सा तो रटना पड़ता है हर चीज को। याद रखना है कि इस ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे केवीएल से और फिर ऐसे जाएंगे और यहां लगा देंगे हम केसीएल। केसीएल से z = x + y। i1 i2 भी नहीं लेना चाहिए, i1 i2 लेने में भी गड़बड़ होती है, उनको लिखना ही बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए x y z लेके चलोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3.10 करेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में, पार्ट ए में कह रहे हैं, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रेजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम। तो यह है मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर यूज होता है। तो यह है वो मीटर ब्रिज का वायर, 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन ये दोनों हैं मेटालिक अलॉयज, और मेटालिक अलॉयज का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ही अल्फा, वो पॉजिटिव होता है पर कम होता है। और इसलिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब इस वायर में से करंट पास होगा तो अल्फा के कम होने से इस वायर के रेजिस्टेंस में चेंज नेग्लिजिबल होगा, इसलिए कैलकुलेशंस में एरर नहीं होगी। दिस इज व्हाई वी यूज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है 39.5 सेंटीमीटर पर। ये एंड ए है, जीरो एंड, और डी पर जब जॉकी है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यदि जीरो है तो ये एडी है बैलेंसिंग लेंथ, और ये दे रखी है 39.5 सेंटीमीटर।
तब इस y की वैल्यू है 12.5 ओम, हमको बताना है इस x की वैल्यू। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तब हम जानते हैं x अपॉन वाई। x क्या है? तो लेफ्ट गैप में लगाया हुआ रेजिस्टेंस, y इस राइट गैप का रेजिस्टेंस, और ये होगा 39.5, मतलब ही AD की लेंथ अपॉन DC की लेंथ। DC की लेंथ होगी 100 माइनस 39.5। अब ये 40 होता तो 60 आता, ये 0.5 कम है तो यहाँ आएगा 60.5। अब ये दोनों हैं सेंटीमीटर में, वो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो x होगा y है 12.5 ओम इंटू दिस मच 39.5 अपॉन 60.5। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, फाइनल आंसर ओम में आएगा और वो 12.5 से कम होगा, क्योंकि ये रेशो जो है वो लेस देन 1 है। तो जो भी आंसर आएगा वो 12.5 से कम होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 39.5 डिवाइडेड बाई 60.5, तो ये आया 0.652 टाइम्स 12.5, तो ये हमारा आंसर होगा 8.161। 161 क्या आएगा? ये आंसर आएगा ओम में। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो पार्ट ए का ये पहला पार्ट था, एक्स निकल गया। फिर बोल रहे हैं व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। दो बातें बोली हुई है, एक तो बोला है थिक, दूसरा बोला है कॉपर। तो कॉपर के बारे में आप जानते होंगे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है? कम। रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कॉपर की, यदि वो स्ट्रिप है तो उसका कम होगा। और फिर थिक बोला हुआ है, कॉपर का है इसलिए रेजिस्टेंस कम, और थिक है इसलिए रेजिस्टेंस कम। तो दो कारणों से रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई है इनकी बात हो रही है, दो, ये एल शेप्ड और ये स्ट्रेट वाली। ऐसा पूछ रहे हैं कि ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज की जाती हैं? तो उसका रीजन ये है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। थिक होने से भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का तो कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस जरूर कम होगा। तो एक तो मटेरियल ऐसा हमने लिया जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, और थिक लेने से भी रेजिस्टेंस कम हुआ। तो दोनों रीजन से रेजिस्टेंस होगा इन स्ट्रिप्स का बहुत कम। और उसकी वजह से क्या होगा? ये जो कनेक्शंस हैं, जैसे यहाँ एक्स लगाया है तो उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा रेजिस्टेंस, या इस वाई में इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। इंस्टेड आप यदि एल्यूमिनियम ले लेते, प्लेटिनम ले लेते, तो क्या होता? कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता उनका, जिसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। पर हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला निकाला है ये मानते हुए कि इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। तो फिर एरर आती मेजरमेंट्स में, और इसीलिए कॉपर की थिक स्ट्रिप यूज की जाती है, उससे एरर नहीं आएगी। अब यदि यहाँ रेजिस्टेंसेस हुए तो एक एरर आती है, उसको कहते हैं एंड एरर, और फिर एंड करेक्शन करना पड़ता है। तो यदि आप थिक कॉपर की स्ट्रिप्स लेंगे तो एंड एरर नहीं आएगी, तो एंड करेक्शन की फिक्र नहीं करना पड़ेगी। तो ये उसका रीजन है। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। अब यदि आप इनको इंटरचेंज कर दोगे तो इसी से सोच सकते हैं हम, इसी से सोच सकते हैं कि अब हो जाएगा वो y बाई एक्स, इधर होगा y, इधर होगा x। तो जो रेशो इनका होगा उसी तरह का रेशो यहां होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 60.5 अपॉन 39.5। तो क्लियरली अब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी 60.5। जीरो एंड से 60.5, इस दूसरे एंड से वो होगा 39.5, यानी आंसर अब हमारा हो जाएगा 60.5। तो आप क्वेश्चन 3.10 का पार्ट सी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। थोड़ा टाइम यदि अभी डिवोट कर लेंगे तो आगे तक के लिए फायदा हो जाएगा। फिर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, या आपको वाइवा वॉइस में पूछते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। और यदि कभी एक्सप्लेन करने को आ गया तो भी कर लोगे। तो मैं बना रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वो 4 रजिस्टर्स,
ये गैल्वेनोमीटर और ये वो बैटरी, और यहां लगा देते हैं की। अब आप जानते हैं कि यदि ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब गैल्वेनोमीटर की इस ब्रांच में से, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता, आईजी जीरो होता है। ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, ये ऑलरेडी आपको पता है, आईजी जीरो। और आईजी यदि जीरो है इसका मतलब वीबी और वीडी ये दोनों बराबर हैं, वीबी इज इक्वल टू वीडी, ये दोनों बराबर हैं। अब यदि मैं इस ब्रांच की बात करूं, इसमें से तो करंट जा नहीं रहा है, मान लो बैटरी से आया करंट आई, यहां आकर वो डिवाइड होगा, इस ब्रांच में गया I1, आर में से होकर गया I2, और क्योंकि यहां करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब I1 ही इसमें से फ्लो होगा, और ये जो I2 आएगा वो इसमें से फ्लो होगा, दोनों एडअप होकर फिर I बनेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से करंट अंदर चला जाएगा। ऐसा होगा करंट का डिवीजन। फिर से बोलता हूं मैं, IG जीरो, VB इज इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। करंट I आया, डिवाइड हुआ I1 I2 में, यहां क्योंकि ब्रांचिंग नहीं हो रही है, करंट डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें से भी I1 जाएगा, इसमें से I2 एडअप होकर I बनकर बाहर अंदर चला गया, तो IB इज इक्वल टू ID। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं क्या VA माइनस VB, क्या ये VA माइनस VD के बराबर है? तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल तो वही होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी के, और VB और VD इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। अब VA माइनस VB कितना होगा? तो वी कैन राइट इट I1P। एग्रीड? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यही बात यहां लिख सकते हैं, I2R, I2 टाइम्स R, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली if you write VB minus VC is equals to VD minus VC, then also you are true। क्यों? क्योंकि VB VD बराबर हैं और दोनों में से VC सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और VC कितना है? C का पोटेंशियल जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का है, यानी ये दोनों भी बराबर हैं, और VB माइनस VC को हम लिख सकते हैं I1Q, और इसे हम लिख सकते हैं I2S। एग्रीड? दिस इज इक्वेशन 2। और अब क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो क्या रिजल्ट आएगा? P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाय S। मतलब बैलेंस ब्रिज के लिए VB VD को बराबर होना चाहिए, P बाई क्यू बराबर R बाई S होना चाहिए। ये तो पार्ट 1 है। अब यहां बोला है कि यदि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें, ये दूसरी कहानी है। जब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया तो वापस वो 4 रेजिस्टर्स बनाते हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और गैल्वेनोमीटर अब यहां लगाया है, ध्यान से देख रहे होंगे आप, और बैटरी वो यहां कनेक्टेड है, ये बैटरी और ये वो सेल हो गया, यहां बैटरी कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं इंटरचेंज कर दिए गए, बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दिए। यहां था गैल्वेनोमीटर, अब ऐसा कर दिया, यहां थी बैटरी तो उसको इधर कर दिया, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दिया है अब, है ना। और नाम फिर से वही रख दें, ABCD, ये हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे। अब यदि फिर से ये ब्रिज बैलेंस्ड है, मान लेते हैं ब्रिज है बैलेंस्ड, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, यानी IG जीरो, फिर से यही बोलेंगे IG इज जीरो, इसमें कोई करंट नहीं, और IG यदि जीरो है इसका मतलब VA, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ये दोनों बराबर हैं, VA इज इक्वल टू है VC के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, पहले करंट ले लेते हैं, यहां से आया I, यहां आकर वो डिवाइड हुआ, इसमें गया I1, इसमें गया I2, और जो करंट इसमें एंटर हुआ वही इसमें से आएगा, ये I1, ये I2 भी इसमें से आएगा। इसके नाम भी रख देते हैं रेजिस्टेंसेस के, ये था P, ये Q, ये R और ये था S। ये दोनों फिर करंट्स एडअप होके
आई बन के नेगेटिव टर्मिनल से फिर करंट अंदर चला गया। तो करंट के डिविजन्स ऐसे होंगे। अब वी ए इज इक्वल टू है वी सी, तो हम लिख सकते हैं वी बी, ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। ये तो दोनों वी बी हैं और वी ए वी सी भी बराबर हैं, और वी बी माइनस वी ए कितना होगा, आई वन पी, और वी बी माइनस वी सी होगा आई टू क्यू। ये एक रिलेशन। अब इधर आते हैं, अब लिखते हैं हम वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी। तो वी डी तो इक्वल है ही, और वी डी ये तो कॉमन है दोनों में, और ए और सी इनके पोटेंशियल्स बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी को आई वन आर, और इसको क्या लिखेंगे, आई टू एस। और ये जो दो इक्वेशंस आई हैं 1 और 2, इसको डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, P बाय R इक्वल्स टू P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। और फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। What happens if the galvanometer and cell are interchanged to at the balance point of the bridge? मतलब आप बोलना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस पॉइंट जहां पहले था वहीं पर फिर से मिलेगा। These two can be interchanged. Would the galvanometer show any current? तो बोलना no. Again the galvanometer does not show any current. मतलब these two can be interchanged without disturbing the balance point, and Ig will be still zero. Galvanometer does not show any deflection or current. ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3.11 करेंगे। तो क्या बोला हुआ है, स्टोरेज बैटरी of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो ये है वो स्टोरेज बैटरी जिसका EMF है 8 वोल्ट। ये वो स्टोरेज बैटरी EMF 8 वोल्ट, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो इस 8 वोल्ट की बैटरी को 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज करना है, और इस चार्जिंग सर्किट में एक सीरीज रेजिस्टर लगा रखा है। ये बना रहा हूं मैं वो डीसी सप्लाई, 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई। अब जब चार्ज किया जाता है, इसको चार्ज कर रहे हैं, यह है स्टोरेज बैटरी और यह है वो सप्लाई। तो जब स्टोरेज बैटरी को चार्ज करना होगा तो स्टोरेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। बीच में यहां डाल दिया है वो सीरीज रेजिस्टर। यह है वो सीरीज रेजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 15.5 ओम के बराबर। यह है वो सीरीज रेजिस्टर। तो एक तो हमसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बैटरी मतलब इसकी बात हो रही है, यह है वो स्टोरेज बैटरी, यह है स्टोरेज बैटरी। तो इसका हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज स्टोरेज बैटरी का। और दूसरा पूछा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर। यह है वो सीरीज रेजिस्टर, इसको क्यों लगाया गया है ये पूछा जा रहा है। यह है वो सीरीज रेजिस्टर। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें लगा देंगे किरचॉफ लॉ, और वो करंट फाइंड आउट करेंगे कि सर्किट में करंट बह कितना आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस सप्लाई से स्टोरेज बैटरी की तरफ। ये होगा करंट का डायरेक्शन। मान लेते हैं करंट है आई, और ये आई फाइंड करने के लिए इसमें लगा देते हैं हम किरचॉफ का लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां से चलते हैं, क्या आएगा, राइज ऑफ पोटेंशियल मतलब 120, फिर यहाँ क्या आएगा, ड्रॉप मतलब -8, फिर इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, आई ही होगा, 0.5 टाइम्स आई ये हुआ, और इसमें से भी उतना ही होगा, -15.5
टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। अब 120 में से 8 जाएंगे तो 112 बचेंगे और इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15.5 है और ये 5.5 है तो 16 हो गया। तो आई कम्स आउट टू बी 112/16 एम्पियर। ये हो गया करंट इन द सर्किट। और जब ये करंट निकल आएगा तब फिर स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे। स्टोरेज बैटरी की जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, व्हेन द स्टोरेज बैटरी is being charged, storage battery is being charged, तब फिर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये तो प्रॉपर्टी है, V बराबर होगा E प्लस आई आर। जब उसकी चार्जिंग होती है और डिस्चार्जिंग हो रही हो तो E माइनस आई आर होता है। तो E कितना है उसका, E इज 8, तो यहां सब्सटीट्यूट करेंगे 8 प्लस करंट इज 112/16 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाफ। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको 2 से कैंसिल करें 112 को, तो ये हो जाएगा 56, मतलब ये 56। और ये 4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा 4 से ये 14 बार कैंसिल हो गया, यानी 7/2 हो गया। तो 8 प्लस 7/2 तो 16 और 7 23/2 ये आ गया V, और 23/2 का मतलब क्या हो गया, 11.5। तो ये है टर्मिनल वोल्टेज इस स्टोरेज बैटरी का। अब इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस क्या है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें हम, इसकी नहीं, इसकी बात कर लेते हैं, सप्लाई की। अब मान लो ये नहीं लगाएंगे, सपोज ये नहीं लगाया हमने, सीरीज में ये रेजिस्टर नहीं लगाया, तो फिर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.5, और सप्लाई है 120 की, और ये 8 वोल्ट का ये भी जुड़ा हुआ है, तो 112 होगा नेट वोल्टेज 112, और रेजिस्टेंस होगा हाफ ओम। तो फिर सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, 112 यानी 224 एम्पियर का करंट होगा, और ये बहुत ज्यादा है करंट। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया। वैसे तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तब हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई, तब करंट होता है मैक्सिमम, तब होता है करंट मैक्सिमम E/R। पर यहां भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि बहुत कम हुआ तो ह्यूज करंट फ्लो होगा, जो इस स्टोरेज बैटरी को हार्म पहुंचा सकता है, ये जल जाएगी। और इसलिए इसको लगाया हुआ है टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये उसका पर्पस है। तो अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.12, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, ये अच्छी बात है कि ये shifts to लिखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये करते हैं shifts by लिख देते हैं, तो हम झटके में आकर और गलत आंसर कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू लिखा हुआ है 63 सेंटीमीटर। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बोर मत होना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यह है वो पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी। पहले हम बनाते हैं प्राइमरी सर्किट, जल्दी करेंगे थोड़ा। तो ये लिया हमने एक स्टैंडर्ड सेल, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां लगा दिया एक रियोस्टेट। तो यह है रियोस्टेट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, और ये है वो स्टैंडर्ड सेल, ये स्टैंडर्ड बैटरी। तब बनता है प्राइमरी सर्किट, सब आप जानते हैं। इसमें से करंट फ्लो होने लगता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है इस वायर पर। और अब क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल सेल लाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल सेल E1, और यहाँ एक की लगा देते हैं, या 2 वे की भी लगा देते हैं कई बार। ये दूसरा सेल E2, यहाँ भी एक की लगा देते हैं। और ये हो गया वो गैल्वेनोमीटर, और ये हो गई जॉकी जो इस वायर पर स्लाइड होती है। तो ये नीचे वाला ये है सेकेंडरी सर्किट, ये है प्राइमरी सर्किट। अब
ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे करते हैं। अब इस वायर के लिए हमको के पता होता है, के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले क्या करते हैं, ये की K1 इसको रखते हैं क्लोज्ड और इसे रखते हैं ओपन। ये क्लोज्ड और ये ओपन, तब काम ये आएगी सिर्फ E1, E2 इज नॉट इन यूज। तब फिर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं और मान लो वो मिलती है L1, तो E1 की वैल्यू होती है KL1। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तब E2 होगा इन यूज। फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालकर E2 फाइंड आउट कर लेंगे। E2 विल बी KL2 और E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। बस ये फॉर्मूला यूज होना था यहाँ। तो बस L1 कितना है, क्या बोला है, इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ EMF 1.25। 1.25 का सेल यूज करने पर बैलेंसिंग लेंथ होती है 35, ये दे रखा है 35। और क्या बोला, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63। जब E2 यूज हुआ, हमसे ये E2 ही फाइंड करने को बोला है, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा। तो थोड़े ये दयालु होते तो इसको 70 बोल देते, तो थोड़ा आसान हो जाता कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, E2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1.25 इंटू 63 अपॉन 35, और ये आएगा किस में, वोल्ट में आंसर। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 1.25 टाइम्स 63 78.75 डिवाइडेड बाय 35, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.25। आंसर तो बहुत सिंपल सा आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेशन भी आसान होगी। आप इनको कैंसिल करके देखना, पर ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। और अब यहाँ यदि शिफ्ट्स बाई लिखा होता ना, तब फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। शिफ्ट्स बाई का क्या मतलब होता है, ये आप ढूंढने की कोशिश करना। मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और भी पोटेंशियोमीटर के, पर इस पर ध्यान देना कि बाय लिखा हो तो क्या करेंगे। अब ये आपकी तरफ है, आपके पाले में गेंद, आप जरूर इसको पता करना कि बाय होता तो फिर क्या आंसर होता। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3.13 क्या बोला है क्वेश्चन में, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a copper conductor estimated in example 1 as 8.5 times 10 raised to the power 28 per meter cube. Number density of free electrons यानी number of electrons present in unit volume। तो कॉपर के लिए ये वैल्यू दी है 8.5 times 10 raised to the power 28 per meter cube, ये free electron density। How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end। एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है किसी वायर में जिसकी लेंथ है 3 मीटर, तो उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आगे बोला हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 टाइम्स 10 रेज्ड टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, एंड इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। तब कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ। लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द वायर अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। तो यदि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है तो इस लेंथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आएगी, तो हमको मालूम है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I इज इक्वल टू होता है NEA VD। तो इसमें से VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आएगी, करंट अपॉन NEA। नाउ व्हाट इज करंट, वो है 3 एम्पियर। डिनोमिनेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 टाइम्स 10 टू दी पावर 28, ये होगा 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 1/e। तो फिजिक्स में कई जगह 1/e यूज होता है,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6.25 टाइम्स 10⁻18। तो इसको आपको लर्न कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं, इसको रट लो, ये काम आएगा। तो 1/e यहाँ भी है, तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं 6.25 टाइम्स 10⁻18। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दे रखा है 2 टाइम्स 10⁻⁻6। अब 10 की पावर्स को रीअरेंज कर लें तो ये 28, ये 6 यानी 22 बनेगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 18 माइनस 22 मतलब -4। 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये -4 और क्या क्या बच रहा है 3 इंटू 6.25 और 8.5 इंटू 2 को 17 लिख सकते हैं। तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर विच इज 3 मीटर और नीचे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब कुछ आएगा तो 3 इंटू 6.25 ये आएगा और 10⁻⁻4 आएगा, वो 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा और 17 भी रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आ जाएगा। 3 से 3 ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1700/625 और कितने जीरोज 4 जीरोज और ये आंसर आएगा सेकंड में। तो मैं इसको कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर देता हूं, तो ये होगा 1700 डिवाइडेड बाई 625, इट कम्स आउट 2.72 टाइम्स 10⁻⁴ सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं 272 विद 2 जीरोज, इसमें 10⁻⁴ का मल्टीप्लीकेशन हमने किया है, ये आएगा सेकंड में और फिर इसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 272 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3600, 3600, इट गिव्स 7.55 आर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।